वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर हमें लेना है चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट यानी एसेंट ऑफ सेप, जिसे हिंदी में बोलते हैं रसारोहण। इसका मतलब क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी का ऊपर चढ़ना। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 300 से 400 फीट तक होती है, तो इतनी ऊंचाई पर, और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के ओपोजिट, पानी ऊपर चढ़ता कैसे? तो उसका रीज़न क्या होता है? वो क्यों ऊपर चढ़ता है, कैसे चढ़ता है? क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से इतना पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। वहाँ वो तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक पानी के पहुँचने के लिए, या रूट से अंदर एपिडर्मल कोशिकाओं तक पानी के पहुँचने के लिए। तो एसेंट ऑफ सेप वो चीज़ है जिसकी वजह से इतनी ऊपर हाइट तक पानी पहुँचता है, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में जाइलम। इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जैसे एक प्लांट को लिया गया, हेल्दी प्लांट को, उसके बाकी सारे पार्ट को कट कर दिया गया और उसके अंदर सिर्फ जाइलम वाले पार्ट को ही छोड़ा था, और फिर भी पानी उसमें ऊपर चढ़ रहा था। तो उससे ये प्रूफ हुआ कि पानी जो है वो जाइलम की वजह से ही ऊपर चढ़ता है। या किसी प्लांट में जो है ये देखा गया कि उसमें जाइलम को कट कर दिया गया, तो वहाँ से देखा गया कि तो जो जाइलम वाला हिस्सा है वहाँ से जो पानी है वो बाहर निकल रहा था। तो इससे ही प्रूफ होता है कि पानी के ऊपर चढ़ने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो जाइलम होती है। तो यहाँ पर एसेंट ऑफ सेप को समझने के लिए 3 मैकेनिज्म है हमारे पास में। फर्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, सेकेंड है रूट प्रेशर थ्योरी, और थर्ड है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों को किसने दिया था, और तीनों में से सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है जिसने एसेंट ऑफ सेप को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है लिविंग, यानी जिसमें जो चीज़ लिविंग हो। तो इसका मतलब ये हो गया ड्यू टू वाइटल एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल, यानी यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होता है वो लिविंग सेल्स की वजह से होता है, इसीलिए हमने इसको बोला वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक के अंदर मैंने लिखा रिले पंप थ्योरी और दूसरी मैंने लिखा पल्सेशन थ्योरी। जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से समझाई थी। एक ने दिया था रिले पंप थ्योरी और दूसरे ने दिया था पल्सेशन थ्योरी। रिले पंप थ्योरी दी थी गोल्डलेवस्की ने, और पल्सेशन थ्योरी दी थी सर जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है। तो रिले पंप थ्योरी के अंदर गोल्डलेवस्की ने ये बताया था कि ये जाइलम पेरेनकाइमा मेडुलरी रेस की वजह से होता है। जाइलम की जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है और जो मेडुलरी रेस होती है ये उनकी वजह से होता है। और यहाँ पर होता क्या है, एक पंपिंग एक्शन होता है, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा है रिले पंप, यानी यहाँ पर एक अंतराल में, एक टाइम गैप के बीच बीच में एक पंपिंग एक्शन काम करता है, यानी एक पंप की तरह जनरेट होता है। पंप जो जैसे हम पंप में क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक पंपिंग एक्शन काम करता है, एक पंप जनरेट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और उसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है, ये अपवर्ड वो चढ़ने लगता है। सेकंड जो है पल्सेशन थ्योरी, ये सर जेसी बोस ने दी थी, और उन्होंने बोला था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, यानी कोर्टेक्स की सबसे भीतरी लेयर जो होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर रिदमिक पल्सेशन होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर रिदमिक पल्सेशन होते हैं। अब रिदमिक पल्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली पल्स जनरेट होती है। और वो पल्स कैसे जनरेट होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें होता है ना, जैसे उसमें क्या होता है कंटिन्यूसली, उसमें क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन। जो भी सेल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी फिर वो रिलैक्स होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक सेल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, तो उसके अंदर जितना भी पानी होता है वो सिकुड़ने की वजह से क्या होता है उसके आगे वाली सेल के पास चला जाता है। और जब भी कोई सेल रिलैक्स होती है या एक्सपेंड होती है तो उसके अंदर क्या होता है, आसपास की सारी सेल्स का पानी उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, पल्सेशन की वजह से पानी जो है वो आगे से आगे या ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है। तो ये थ्योरी थी हमारे पास में वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इन दोनों थ्योरी को जो है नकारने के लिए कुछ साइंटिस्ट सामने आए थे जिन्होंने इनका क्रिटिसिज्म किया था कि ये थ्योरी सही नहीं है। तो पहली जो थ्योरी हमारी रिले पंप थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म हमारे सामने किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। उन्होंने ये बोला था कि आपने यहाँ पर ये बोला है कि पानी के अपवर्ड मूवमेंट के लिए सिर्फ लिविंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन स्ट्रॉसबर्गर ने ये प्रूव कर दिया था कि पानी सिर्फ लिविंग सेल्स की वजह से ही नहीं चढ़ता है, वो नॉन लिविंग सेल्स की वजह से भी चढ़ सकता है। तो इस तरीके से गोल्डलेवस्की की थ्योरी जो है वो एक तरीके से उसको हम मानते नहीं हैं, यानी वो एसेंट ऑफ सेप को
अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है। और जो सर जेसी बोस की थ्योरी थी उसको भी क्रिटिसिज्म किया गया था शेल और मैकडोगल के द्वारा। उन्होंने बोला था कि पल्सेशन के अंदर और पानी के ऊपर चढ़ने में कोई ही रिलेशन नहीं है, यानी अगर पल्स बनती भी है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उससे इतनी ऊंचाई तक पानी नहीं चढ़ सकता। तो पल्सेशन के अंदर और पानी के ऊपर चढ़ने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों थ्योरी जो है वो अभी तक हम इनको मानते नहीं है, ये मान्य नहीं है। उसके बाद में हमारे पास सेकंड थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी। तो सेकंड थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि रूट की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से जो है पानी ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ लिखा है द प्रेशर डेवलप इन द ट्रेकेरी एलिमेंट ऑफ जाइलम ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द रूट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि रूट के अंदर जो जाइलम वाला हिस्सा होता है उसकी ट्रैकिड वेसल्स जो होती है, हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है। तो उसके जो ट्रेकेलरी जो एलिमेंट होता है यानी जो ट्रैकिड्स होती है उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, एक रूट प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है। लेकिन यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि रूट की वजह से यानी रूट के जाइलम की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है वो इतना नहीं होता, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर होता है यानी 2 एटीएम होता है। तो वो सिर्फ 20 मीटर तक पानी को ऊपर चढ़ा सकता है। इससे ज़्यादा लंबे हाइट के जो प्लांट्स होते हैं 300 से 400 मीटर तक के, वहाँ पर वो पानी को नहीं चढ़ा सकता। तो इस तरीके से ये भी जो है वो गलत हो गई थी, इसको भी हम मानते नहीं। दूसरा इसमें एक और चीज़ बोली गई थी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर रूट प्रेशर बनता ही नहीं है, यानी रूट प्रेशर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें रूट प्रेशर जनरेट ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जो पानी है वो कैसे चढ़ता है। तो उस तरीके से ये थ्योरी जो है उसको हम नहीं मानते। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी है कि रूट प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर। रूट प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर से मेज़र किया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रूट प्रेशर मेजर किससे करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड थ्योरी है फिजिकल फोर्सेस थ्योरी, यानी इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि डेड सेल्स जो होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी प्लांट के अंदर जो भी डेड पार्ट है जिसको हम डेड पार्ट मानते हैं उसकी वजह से ये फोर्स जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक थ्योरी दी गई थी कैपिलरी फोर्स थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जो जाइलम की कुछ जो वेसल्स होती है वो कैपिलरी की तरह पतली होती है, और कैपिलरी ट्यूब जैसे ये आप पढ़ोगे, हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ लेते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पतली एक ट्यूब होती है, तो उसके बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से क्या होता है पानी उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जाइलम की जो वेसल्स होती है वो कैपिलरी की तरह वर्क करती है और उसमें पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। लेकिन इस थ्योरी को भी नकार दिया गया था क्योंकि जाइलम की कोई भी वेसल्स इतनी पतली नहीं होती कि वो कैपिलरी की तरह वर्क करें, और कैपिलरी एक्शन में भी इतना जो है उसके अंदर इतने वो भी इतना वैल्यूबल नहीं होता कि वो इतने ऊपर हाइट तक पानी को पहुंचा सके, क्योंकि वो कुछ दूरी तक पानी को ऊपर पहुंचा सकता है लेकिन इतना दूर तक नहीं। तो इसलिए ये थ्योरी भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन थ्योरी जो है जो एसेंट ऑफ सेप को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है वो थ्योरी है कोहेशन थ्योरी। देखो इसके बहुत सारे नाम हैं तो आप ध्यान में रखना। इसको हम बोलते हैं कोहेशन थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली और ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। इसको कोहेशन एडिशन थ्योरी भी बोला जाता है, इसको डिक्सन जॉली थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे डिक्सन और जॉली उन्होंने ही इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। इसको ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी भी बोलते हैं। इन सब को एक साथ मिलाकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी इसमें कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन और वाटर कॉलम ये सारे एक साथ काम करते हैं। इन सब की मदद से हम इस थ्योरी को समझा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि जो भी हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, रूट पढ़ रहे हैं या कोई भी हिस्सा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, यानी म्यूचुअली अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। तो इसको हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन विथ ईच अदर, इसको हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। यानी और ये कोहेशन फोर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल के अंदर होना, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स से बांधे हुए है, या एक दूसरे से वो बंधे हुए एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। अगर एक ऊपर चढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके अट्रैक्शन की वजह से ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। दूसरा मैंने लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ अदर मॉलिक्यूल लाइक लिग्निन। प्लांट के अंदर जो लिग्निन होता है, जो सुबेरिन होता है, या और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं
उनसे भी वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है। वो भी क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को जो है बांधे रखते हैं, यानी उनकी चेन को टूटने नहीं देते। जैसे कि अगर ये आपके पास में एक ट्यूब है और इसके अंदर यहाँ से पानी जो ऊपर चढ़ रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर लिग्निन है तो वो क्या करेगा, इस चैनल को टूटने नहीं देगा, इन वाटर मॉलिक्यूल के को अपने से अट्रैक्शन की वजह से बांधे रखिएगा और इसकी वजह से ये क्या होगा, कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ते जाएंगे। ये जो चेन है, ये जो कॉलम है, वो टूटेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोएशन फोर्स लगता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, यानी वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, और एडिशन फोर्स लगता है वाटर मॉलिक्यूल और अदर मॉलिक्यूल के बीच में। यानी अगर ये प्लांट का हमारे पास में पार्ट है, ये स्टेम का हिस्सा है या रूट का हिस्सा है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O, यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो इस पूरी चेन को बांधे हुए हैं, इन सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रख रहा है, वो तो है कोएशन फोर्स। और यहाँ पर जो लिग्निन इनको जोड़ के रख रहा है, इस कॉलम को बनाए हुए रख रहा है, वो होता है एडिशन फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो एक कॉलम की फॉर्म में या फिर एक चेन की फॉर्म में कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर का कॉलम बनता है और वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। थर्ड चीज़ है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से भी पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे कि हमने ये देखा है कि ये अगर हमारे पास में प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर लीफ है, तो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, यानी स्टोमेटा की वजह से पानी की बूंदें जो बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली प्लांट के अंदर पानी की कमी होती रहेगी, और अगर ऊपर से पानी बाहर निकलता जा रहा है, कमी होती रहेगी, तो नीचे से पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा उस कमी को पूरा करने के लिए। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल बनता रहता है, ऊपर से पानी निकलता रहता है और नीचे से पानी चढ़ता जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है। तो इन तीनों की वजह से कोएशन फोर्स, एडिशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, इन सब की एक साथ वर्क करने की वजह से या इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वाटर कॉलम बनता है, पानी का एक पूरा कॉलम बनता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे जितने भी ऊंचे प्लांट होते हैं उनके हर हिस्से तक पहुंचता है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि मेसोफिल सेल 20 ATM फोर्स, जो मेसोफिल सेल्स होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इस थ्योरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल जो लीव्स में होती है, ठीक है, जो मेसोफिल सेल जो उसको हम बोलते हैं। तो मेसोफिल सेल की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो 20 ATM तक होता है। ठीक है, ये फोर्स जो है ये काफ़ी है एक लंबे से लंबे प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहले वाली थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ATM ही फोर्स लगता है, तो वो काफ़ी नहीं है 300 से 400 मीटर तक के प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो 20 ATM या इससे भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जितने भी लंबे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ तक पानी आराम से पहुँच सकता है। तो ये था हमारे पास में एसेंट ऑफ सेफ। इसके लिए आपको तीनों ही इसकी थ्योरी पता होनी ज़रूरी है, चाहे वो वाइटल फोर्स हो, चाहे वो रूट प्रेशर हो, या वो फिजिकल फोर्स हो। ठीक है, और वाइटल फोर्स में कौन कौन सी, ये सब आपको पता होना चाहिए, किसके लिए कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हमारी ये है जिसको हम अभी तक फॉलो करते हैं, और इसी ने एसेंट ऑफ सेल को जो एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका 6th चैप्टर जो हम लेके चल रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।